जैसे हम लिक्विड फंड्स में पार्क करते हैं, वैसे ही हम आर्बिट्राज फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए अपने फंड्स को पार्क कर सकते हैं। सो दे आर वेरी हैंडी बिकॉज उनका इक्विटी एलोकेशन होता है और इक्विटी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखा जाता है एट लो रिस्क। उसके साथ साथ जो हमारे एग्रेसिव हाइब्रिड, डायनेमिक एसेट और मल्टी एसेट कैटेगरीज हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा मॉडरेट रिस्क है या फिर 3 से 5 साल का होराइजन है, या कल को चल के उनको अपने फंड्स में से एसडब्ल्यूपी करना है। सो जो ओवरऑल एक ये हाइब्रिड का स्पेस है, इसकी जो सब कैटेगरीज हैं, ये मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में किसी ना किसी तरीके से फिट होती हैं। एंड आई थिंक बहुत ही एक यूटिलिटेरियन कैटेगरी है जो मेरे ख्याल से निवेशकों को डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जो इसमें वेरियस कैटेगरीज हैं हाइब्रिड में भी, जिसमें बैलेंस, कंजर्वेटिव और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी हैं, वो कौन कौन सी हैं और वहाँ पर एलोकेशन किस तरीके से होता है इक्विटी और डेट में? जी, सबसे पहले आ गई हमारी दीपाली कंजर्वेटिव हाइब्रिड। यहाँ से हम 10% से लेके 25% तक हम अपना पैसा इक्विटी में रखते हैं और बाकी सारा हमारा डेट में चला जाता है। पर यहाँ पे हमारी टैक्सेशन आपके इनकम स्लैब के हिसाब से होगी, तो यानी कि थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर जरूर मिल रहा है पर टैक्सेशन डेट के हिसाब से है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड। यहाँ पे हम करीबन 65 से लेके 80% तक अपना पैसा जो है वो इक्विटी में रखते हैं, यानी कि हमें इक्विटी का एक्सपोजर है, तो थोड़ा ग्रोथ का वहां पे स्कोप है, पर एट द सेम टाइम जब थोड़ा करेक्शन होएगा तब वहां पे हल्का सा हार्ड हिट हो सकता है एज कम्पेयर टू द अदर हाइब्रिड कैटेगरीज। पर क्योंकि यहाँ पे हम 65% इक्विटी को टच कर लेते हैं, यहाँ पे टैक्सेशन हमारी इक्विटी के हिसाब से है। इनफैक्ट ये विद इन हाइब्रिड सबसे बड़ी कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड। और यहाँ पे इसी के साथ एक बैलेंस्ड हाइब्रिड भी होता है, पर उसमें हमारे पास सिर्फ 2 स्कीम्स है, सो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। थर्ड हमारी आ गई बैलेंस्ड एडवांटेज। मेरे ख्याल से दीपाली हम लोगों ने भी बहुत बार चर्चा की है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बड़ी यूजफुल कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन। यहाँ पे हमें कोई सेबी ने मैंडेट नहीं दिया है, वो कहते हैं कि आप इक्विटी और डेट के बीच में अपने हिसाब से आप मूव करिए। तो डिफरेंट फंड हाउसेस डिफरेंट प्रोपोर्शन में इक्विटी और डेट रखते हैं अपनी फंड फिलोसफी के हिसाब से। पर जैसे अभी हमने सितंबर से लेके जनवरी 13 की अगर हम फॉल को देखें, तो ऐसे बहुत फंड्स हैं स्पेशली बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के, जिन्होंने उस फॉल को, जब निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 12% से गिरा है, उस फॉल को 2 से 3% पे ही रोक दिया है अपने फंड्स पे। फोर्थ हो गया हमारा मल्टी एसेट फंड्स, जहां पे हमारा गोल्ड भी जुड़ गया इक्विटी एंड डेट के साथ। ये भी अगेन बहुत यूजफुल कैटेगरी है और अच्छे रिटर्न्स के यहाँ प्रोस्पेक्ट्स हैं विद डाउनसाइड प्रोटेक्शन। पांचवी हो गई आर्बिट्राज फंड्स, जो हमारे पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है उनके लिए जो हायर इनकम स्लैब में है, पैसा अपना पूरा एफडी में रखते हैं, लो रिस्क चाहते हैं, और पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आर्बिट्राज को यूज करे तो उनका टैक्सेशन बहुत रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 12.5% का टैक्सेशन लगता है एंड एट वेरी लो रिस्क। एंड जो फाइनल यहाँ पे कैटेगरी है वो है इक्विटी सेविंग्स, जहां पे अगेन 65% तक हम हेज्ड और अनहेज्ड इक्विटी के माध्यम से पहुंच जाते हैं, तो हमारी इक्विटी की टैक्सेशन रहती है और हमारे पास साथ में थोड़ा डेट का एक्सपोजर होता है, पर यहाँ ज्यादा प्रपोर्शन ऑफन आर्बिट्राज का होता है। तो रिटर्न्स बहुत हाई नहीं होंगे, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी है। सो ओवरऑल दीज आर द 6 कैटेगरीज दीपाली, एंड मेरे ख्याल से हर इन्वेस्टर को कोई ना कोई कैटेगरी अपने यूज के लिए इनमें से जरूर मिल जाएगी। ओके चलिए, तो ये राय रही हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड्स पर। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई सवाल है हाइब्रिड कैटेगरी को लेकर, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले व्यूअर से बात करते हैं अब, जो पहले व्यूअर इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, भूपेश हैं हैदराबाद से। अब सवाल जवाब का सिलसिला क्योंकि शुरू करते हैं। भूपेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो, हाँ मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है मैम। हाँ, मेरा ये आपका पोर्टफोलियो मिला है, बताइए पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरे ये एक पोर्टफोलियो मेरा है, एक पोर्टफोलियो मेरी वाइफ का है, 3,000 ईच। तो उनमें 10,000 का, उसमें अभी ईच में दोनों में फिर अलग से एसआईपी बढ़ाना चाहता हूँ 10,000। तो वो इसी में ही सही है या कोई दूसरा भी मुझे ऐड करना पड़ेगा? और दूसरा चीज मैम, ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप तो वाइफ के पोर्टफोलियो में है, और मैंने लार्ज एंड मिड कैप भी लिया हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में। तो मैं देख रहा था मैम, ओवरलैप कुछ है उसमें, तो उसके लिए गाइड करिए प्लीज। पूछ लेते हैं।
आपने सुना प्रबलिन इनका सवाल, 2 करोड़ का लक्ष्य है 15 इयर्स में, 20,000 की अतिरिक्त SIP करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग SIP के अलावा, और जानना चाहते हैं क्या ये लक्ष्य पूरा होगा। इनके फंड्स में बता दूं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 3,000 पर मंथ, JM फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ टाटा स्मॉल कैप, देन अगेन 3,000 ईच, 3 फंड्स में डाल रहे हैं जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनकी, PPF और सुकन्या समृद्धि योजना, EPF में भी 52 लाख का कॉर्पस है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी, दीपाली, पहले इनके अगर टारगेट की अगर हम बात करें तो ये अपना टारगेट जो इनकी अभी SIPs बढ़ेंगी 10-10 हजार से, और जो एग्जिस्टिंग है उसको मिला के अपने 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे अगर हम 12% का XIRR लेके चले। बट 15 साल बाद जो 2 करोड़ की कीमत है वो आज के 83 लाख के करीब होगी। तो भूपेश जी से मेरी विनती होगी कि वो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके चले। तो अगर वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 करोड़ की परचेजिंग पावर चाहते हैं तो टेक्निकली उनको ज्यादा बड़ा कॉर्पस क्रिएट करने की जरूरत है, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ का, जिसके लिए उनको ओवरऑल अपनी SIP 40,000 तक रखनी होगी विद 15% स्टेप अप। तो जो अभी उनकी SIP है वो नियर अबाउट 40 के पास पहुंच जाएगी वंस ही इंक्रीजेस। तो मेरे ख्याल से वहां पे जो उनको थोड़ा सा एडिशनल एक चीज करने की रिक्वायरमेंट है कि आप स्टेप अप जरूर करिए टाइम के साथ, बिकॉज हमें इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रख के ही अपने निवेश को करना है। इसके अलावा नाउ कमिंग बैक टू हिज पोर्टफोलियो, अगेन आई थिंक काफी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो दीपाली, सो आई फील दैट इट शुड बी अ मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। जो हमारे कुछ कोर जो हमारी कैटेगरीज हैं वो भूपेश जी के पोर्टफोलियो से मिसिंग है। मेरी सलाह होगी कि ये अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस करें, निफ्टी 50 इक्वल वेट, उसके साथ एक मिड कैप इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस करें। उनके पास एक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है और एक स्मॉल कैप है। तो ये 4 फंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को वो आगे कंटिन्यू करें। एंड अपने मोतीलाल ओसवाल का, क्योंकि उनका थोड़ा सा उनको लग रहा है कि 2 फंड्स हैं तो ओवरलैप भी है, तो अपने जो मोतीलाल का लार्ज मिड है उसको वो स्किप कर सकते हैं एंड अपनी वाइफ के मिड कैप फंड को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, अगर मिड कैप उनका मोतीलाल का कंटिन्यूड रहता है अलॉन्ग विद बंधन स्मॉल कैप, तो प्रोबेबली एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड वो अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो में ला सकते हैं, विच विल बी द निफ्टी 200 मोमेंटम स्ट्रैटेजी। सो मैं इनका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा क्यूमुलेटिवली देख रही हूँ दीपाली, कि ओवरऑल बहुत ओवरलैप भी ना हो एंड वी आर एबल टू गेट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो मेरे ख्याल से इनके लिए 2 पैसिव फंड्स का इंक्लूजन एंड एक वाइफ के पोर्टफोलियो में इंक्लूजन होगा एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स का, एंड आई थिंक वो एक लंबे समय का इनका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। एंड उसके साथ इनका EPF मेरे ख्याल से कल अभी विदाउट कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ इनको बना के देगा। मेरी एक और सलाह होगी, ये शायद PPF में भी कुछ पैसे डाल रहे हैं, PPF में आप एडिशनली मत डालिए, EPF आपको ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है और आपका क्लटर ही बढ़ाएगा इस टाइम पे। PPF एट 7.1%, आई फील PPF का पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं एंड EPF को अच्छे से कंटिन्यू करिए अलॉन्ग विद सुकन्या समृद्धि। ओके, तो चलिए ये रही आपके लिए सलाह, PPF की जरूरत नहीं है, सुकन्या समृद्धि योजना और साथ ही साथ जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ऑलरेडी डेबिट हो रहा है, जो रकम आपने इकट्ठा की है वो काफ़ी है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। आप PPF की रकम को भी म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, गोल आसानी से हासिल हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 15% एटलीस्ट स्टेप अप करें, ये आपके लिए सलाह है। 2 पैसिव फंड ऐड करने की सलाह आपको दी गई है, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से, सुजीत कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि हमने 3 म्यूचुअल फंड ले चुके हैं, 2 हमारा एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है, और तीनों मिला के 7,000 के आसपास, मतलब 7,000 का है। तो हम इसमें ये भी किए हैं कि हर साल हमने 10% तो मतलब टॉप अप करा रखा है कि 10% तो इंक्रीज करे। तो हमारा लक्ष्य एक मतलब 1 CR का, तो कब तक हमारा ये टारगेट अचीव होगा? और दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो इक्विटी है, हमने टाटा मोटर्स और IRFC के शेयर खरीद रखे। सर माफी चाहेंगे सुजीत जी, यहाँ पर हम आपके म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस ले सकते हैं। रही बात आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल की, तो आप कल का बाजार जो 7:30 बजे हमारा शो आता है उसमें आप अपना सवाल
सोशल मीडिया के थ्रू भी आप पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव भी हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं उस शो में। तो अगले शो में आप ये सवाल पूछिए। फिलहाल मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर राय ले लेती हूँ। 3000 डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, 2500 डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, 1500 डाल रहे हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। 7000 की टोटल एसआईपी है, 1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 ईयर्स का होराइजन है, 1 करोड़ का टारगेट भी है। बताइए क्या सजेशन? जी दीपाली, विद द 10 ईयर होराइजन जो इनका टारगेट है वो काफी स्टीप है। अगर हम स्टेप अप वगैरह भी ना देखें तो ऑलमोस्ट 43,500 की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है अगर किसी को 10 साल में 1 करोड़ की रकम जमा करनी है। और अगर हम 7,000 की एसआईपी से अभी चल रहे हैं तो करीबन 20 लाख ये जमा कर पाएंगे द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तो इंक्रीज इन एसआईपी करने की काफी रिक्वायरमेंट है और ऑलमोस्ट 20 साल का समय लग जाएगा 7,000 की एसआईपी से इस लक्ष्य को पूरा करने में। अगर ये स्टेप अप करते हैं तो भी थोड़ा टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा हमारा। अगर यहाँ पे हम 21 साल 20 साल की बात कर रहे हैं तो ये प्रोबेबली इनका 15 साल तक पूरा हो सकता है। पर डेफिनेटली इनको अपने बेस को यानी कि अपने जो 7,000 की एसआई पे मेरे ख्याल से इनको 10-15 हजार पे डेफिनेटली लेके जाना चाहिए और उसके बाद ही उस पर स्टेप अप करना चाहिए। एट दिस पॉइंट इनके फंड्स ठीक है बिकॉज एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप। बट अगेन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप वो सेम फंड हाउस से है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक फंड हाउस की फिलोसफी स्ट्रैटेजी सिमिलर होती है। तो अगर आप ओपन है इस चीज के लिए तो आप अपना स्मॉल कैप का पोर्शन जो है वो प्रोबेबली आप अपने मिड कैप में ही शिफ्ट कर लीजिएगा और आप एक डिफरेंट फंड हाउस का स्मॉल कैप ले लीजिए और साथ में आप अपना एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करिए और निप्पॉन का मिड कैप। सो जस्ट की फंड हाउस की फिलोसफी और उनका जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके ओवरलैप को अवॉइड करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप मिड और स्मॉल डिफरेंट फंड हाउसेस से रख सकते हैं और आप थोड़ा सा इक्वल मात्रा में भी निवेश करिए। मतलब आप तीनों फंड्स में 2.5 कर लीजिए बिकॉज अभी आप करीबन 7-7.5 हजार की एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इक्विटेबल कर लीजिए। अपने फ्लेक्सी कैप में अलग से सिर्फ 1,500 डाल रखिए। तो थोड़ा सा बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सुजीत सजेस्ट किया गया है। 7,000 के एसआईपी से सिर्फ 20 लाख ही इकट्ठा कर सकेंगे। कम से कम 40-45 हजार की एसआईपी लगेगी 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, या फिर 29 साल का समय लगेगा 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। फंड्स ठीक है, बस बैलेंस कर लीजिए। 2.5 हजार आप तीनों फंड्स में डालिए, ये आपके लिए सलाह है। चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। अब सुमन दास दार्जिलिंग से हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमन नमस्कार, पूछिए सवाल। मैं अपना पोर्टफोलियो भेज चुका हूँ और मेरा पीपीएफ में निकला किए थे 5 साल का है, तो उसको कैसे मैं रिडीम करके म्यूचुअल फंड में एक्टिवली डालूं, वो मेरा सवाल है। मेरा पिताजी ने 20 साल से ही वो करके रखा था, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि इसको रिडीम करूँ। पहले बात तो ये, दूसरा मैं कोई पैसिव फंड नहीं रखना चाहता, मैं एक्टिव फंड में बिलीव रखता हूँ क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन रहता है। तो मेरा पोर्टफोलियो कंटिन्यू रिव्यू करके बताइए। और मेरा एसबीआई लार्जर में थे वो अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन देता है, इसलिए मैंने चुना था तब, क्योंकि हालांकि एक ही पोर्टफोलियो में कंसंट्रेटेड हो जाए, लेकिन मैंने कुछ इंटरव्यू करा था उसमें नेक्स्ट बल से मैंने वैल्यू टाइप में इन्वेस्टिंग करते गोइंग टाइप में इन्वेस्ट करता है। तो मैं क्या वो एसबीआई की दोनों स्कीम रखी या एक कुछ। अच्छा सुमन दास जी, एक चीज बताइए, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी। 3 फंड्स ऐसे हैं जहां पर आपने 3,001, 3,001, 4,001 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये जो 1 रुपी जो आपने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है 4,000, 3,000, इसके पीछे कोई खास लॉजिक? जो स्टैम्प ड्यूटी करते हैं ना, उसके लिए मैंने 1 रुपये हर एक में डाला हुआ है। तो एक शुभ अवसर भी होता है, 1 रुपया ज्यादा दिया। ओके, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, शुभ निवेश के तौर पे आपने क्या 1 रुपया एक्स्ट्रा लगाया है? बट एनी विच वेज पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा प्रबलीन का। प्रबलीन 17,503 की इनकी मंथली एसआईपी है, 5 और 17 साल का इनका निवेश है, 26 साल के हैं, यंग इन्वेस्टर हैं। 4,001 एसबीआई कॉन्ट्रा आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप में है इनके 3,001 के डाल रहे हैं एसबीआई लार्ज मिड कैप में। कोटक मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया में 2,500 ईच। क्योंकि एसबीआई लार्ज मिड कैप की परफॉर्मेंस शायद थोड़ा हल्का हुई है, तो इसलिए जानना चाहते हैं कि इस फंड में स्पेसिफिकली कंटिन्यू करें या फिर नहीं, क्या सजेशंस? जी दीपाली, इनका ऑलरेडी जो लार्ज कैप है एसबीआई लार्ज एंड मिड है और आईसीआईसीआई का लार्ज कैप और इनके कॉन्ट्रा में एक्चुअली डिसेंट ओवरलैप है। तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे एसबीआई का लार्ज एंड मिड इनका जा सकता है। ओवरलैप है क्योंकि इनके फंड्स का पर ये जैसे कह रहे हैं कि इनको पैसिव फंड्स में विश्वास नहीं है। आई वुड से कि आप अगर थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ रुख करें
तो आप देखेंगे यूएस जैसी कंट्रीज में जितने एडिशनल एलोकेशंस आ रहे हैं, जहाँ पे मैच्योर इकोनॉमीज है, वहां पे पैसिव फंड्स में ही पैसा आता है। आई एग्री कि वहां पे वो कैश कंपोनेंट बहुत कम रख सकते हैं और लार्ज कैप्स में नहीं जा पाएंगे जैसे, या दूसरे आउटसाइड ऑफ जो भी उनका मैंडेट होगा जिस कैटेगरी के, उसमें नहीं निवेश कर सकते। तो इन द शॉर्ट टर्म आपको जरूर लगेगा कि वहाँ डाउनसाइड प्रोटेक्शन कम है, बट आपके लिए लंबे समय के लिए डेफिनेटली पैसिव फंड एक अच्छा विकल्प रहेगा, स्पेशली बिकॉज आप हमेशा, आप मान लीजिए कि आप अपने टॉप क्वार्टाइल में चलेंगे उस कैटेगरी के, अगर आप पैसिव में निवेश करते हैं। अगर आप पैसिव के लिए ओपन हैं देन वेल एंड गुड, तो आप अपने एसबीआई का पैसा एक मिड कैप इंडेक्स में डाल दीजिए, वरना आपके पास एक क्लीन मिड कैप फंड नहीं है। अगर आप पैसिव में नहीं डालना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा एक्टिव मिड कैप फंड ले सकते हैं, जैसे कि कोटक का देख लीजिए आप, किसी भी क्रेडिबल फंड हाउस का एक मिड कैप फंड देख सकते हैं, बट मेरी सलाह तो भी पैसिव के लिए होगी। एंड मैं तो ये भी बोलूंगी कि आगे चल के जैसे आपका निवेश बढ़े और आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़े, तब आपको एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स भी लेना चाहिए जो आपको मोमेंटम की तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर दे। अदर देन दैट आपके लक्ष्य ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 years में आप से 14.5 lakhs ऑलमोस्ट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होते हुए देन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एसआईपी में थोड़ी सी वृद्धि की जरूरत होगी। तो अगर आप थोड़ा स्टेप अप कर पाए एवरी ईयर अपने 17,500 की एसआईपी को थोड़े अमाउंट से भी, तो भी आप अपना फाइनल लक्ष्य थोड़ा ज्यादा इजीली पाएंगे, बिकॉज दैट इज स्टिल अवे 17 years अवे। ओके, चलिए, तो ये सलाह मिली आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन से वापस आते हैं। अक्सर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में सुनते हैं, बजट में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है। हम आपको बताते हैं सरल भाषा में कि ये है क्या। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सीधा सरकार आपसे वसूलती है। इनकम टैक्स इस कैटेगरी में आता है। इसके उलट इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप देख रहे हैं योर मनी। लेते हैं आप कुछ और क्वेश्चंस। हमारे साथ प्रॉब्लम बाजपेयी बनी हुई है आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर हैं सुधाकर सावंत हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुधाकर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, सुधाकर सावंत बोल रहा हूँ सांगली महाराष्ट्र से। बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मैं मेरा 7 पोर्टफोलियो 7 इसमें एसआईपी कर रहा हूँ। जैसे हर एक में एक 1,000 रुपए कर रहा हूँ। अभी लास्ट 3 मंथ से ही चालू किया मैंने, और हर महीना 4,000 में लमसम भी करना चाहता हूँ। ओके जी, और मेरा होराइजन है 15 से 18 साल। क्या ये मेरा टारगेट 1 करोड़ का है रिटायरमेंट का। ठीक है, और मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना था मैम। ओके, तो प्रवीण आपने सुना इनका क्वेश्चन। 7,000 की इनकी मंथली एसआईपी है। फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 24,000 की है, और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ये 1 करोड़ कमाना चाहते हैं 18 साल में। फंड्स इनके पास काफ़ी सारे हैं। इनफैक्ट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एडलवाइज यूएस टेक इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है। साथ ही है कोटक मल्टी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो ये सभी फंड्स में 1,000 ईच, जो कि टोटल 7 फंड्स हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। मेरे हिसाब से सुधाकर जी को अपने डेफिनेटली फंड्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं सुधाकर जी, इस टाइम पे अगर आप इतने फंड्स ले लेंगे तो आगे चल के आपका पोर्टफोलियो बहुत अनमैनेजेबल हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि उसमें अमाउंट्स इतने नहीं होंगे। और उस टाइम पे अगर हम क्लीन करेंगे, बेचेंगे, तब आपकी कंपाउंडिंग को हम इम्पैक्ट करेंगे।
तो मेरी राय ये होगी कि आप इस टाइम पे इन फंड्स में से एक अपनी स्कीम को कंटिन्यू कर लीजिए, कोटक का जो आपका मल्टी कैप फंड है, बिकॉज आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में निवेश देगा, और उसमें आप अपना अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 1,000 से 2-2,500 कर लीजिए। उसके साथ आप बल्कि 3,000 भी कर सकते हैं उसमें, और उसके साथ आप 2 पैसिव फंड जोड़िए, एक मिड कैप का और एक लार्ज कैप का, उसमें आप 2-2,000 कर लीजिए। तो टोटल अभी आप निवेश सिर्फ 3 स्कीम्स के साथ करिए, एंड आई थिंक वो आपके आने वाले काफी समय के लिए पर्याप्त होगा। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है करीबन 18 साल में, तो आपको 13,500 की एसआईपी करने की जरूरत है। तो मेरी सलाह ये होगी, अगर आप 4,000 का एडिशनल लमसम कर रहे हैं, तो सुधाकर जी आगे चल के जब मार्केट्स बहुत अच्छा करती है ना, तब आप पैसा कई बार डाल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है इससे तो आप अपनी एसआईपी को ही 10-11,000 कर लीजिए, और उस जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है उस पर भरोसा रखिए अपनी निवेश के लिए। अगर आप कल को इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ चाहते हैं, तो 6% के इन्फ्लेशन को अगर हम ध्यान में रखें, तो एक्चुअली हमें 2.8 करोड़, ऑलमोस्ट लगभग 3 करोड़ जमा करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको करीबन 37,000 की एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अपना गोल भी जरूर रिव्यू कर लीजिएगा कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ चाहते हैं या सिर्फ 1 करोड़ चाहते हैं, और अपने एसआईपी को जरूर बढ़ाइए। और मेरे ख्याल से आप पूरा अमाउंट डायरेक्ट एसआईपी के थ्रू जाने दीजिए। एंड अभी मेरे ख्याल से आपके लिए 3 स्कीम्स काफी होंगी, 2 पैसिव फंड्स रखिए और एक कोटक का मल्टी कैप, दैट इज गुड इनफ। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करेंगे अगले व्यूअर से। मोहम्मद मोइजुद्दीन बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार मोइजुद्दीन, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा, माफी चाहेंगे हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। 31 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी है 15,000 रुपए महीने की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2,12,000, 29 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। कौन से फंड्स हैं? क्वांट फ्लेक्सी कैप 3500 रुपए महीना, 3-3 ईच डाल रहे हैं एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप में 2-2 डाल रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा में, 1,500 डाल रहे हैं आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप में। तो ये है इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, और क्या सलाह इनके फंड चॉइसेस प्लस इनके गोल पर? दीपाली, मेरी थोड़ी सी सलाह सिमिलर होगी जो सुधाकर जी को मैंने बोला है कि आप अपने फंड्स को कम करिए, बिकॉज अगेन यहाँ पे 6 फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है 15,000 की एसआईपी डालने के लिए। या तो कोई आपका फंड मॉनिटर कर रहा हो तो आपको बता पाए, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप 3 से ज्यादा फंड यहाँ पे ना रखें। और क्योंकि बहुत ही लंबा लक्ष्य है, 29 साल का लक्ष्य है, अगेन मैं रिपीट करूंगी दैट द पोर्टफोलियो में आपके पास एक्टिव फंड्स भी होने चाहिए, पैसिव भी, क्योंकि एक्टिव फंड्स उतनी तेजी से अब बीट नहीं कर रहे हैं बेंचमार्क को। आपके लिए वो एक सस्ता और अच्छा विकल्प रहेगा, आप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को भी ढूंढते नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप 3 या 4 फंड्स के साथ यहाँ पे चलिए। आप अपने फ्लेक्सी कैप को आप जैसे है, या आपका लार्ज मिड है, आप उसको रख लीजिए, कॉन्ट्रा आप कोई 2 एक्टिव फंड्स रखिए, और साथ में आप अपने 2 पैसिव फंड्स यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो ब्रॉडली आपको अपना स्ट्रक्चर अगेन स्ट्रीमलाइन करने की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आपका आगे चल के क्लटर ना हो पोर्टफोलियो में। सो आई विल से आप इस स्टेज पे अपना मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप एंड कॉन्ट्रा को कंटिन्यू कर लीजिए, एंड उसके साथ आप 2 पैसिव फंड्स को जोड़ के अभी अपना पोर्टफोलियो 4 स्कीम से आगे बढ़ाइए, एंड लेटर आप इस पे एक बार राय ले सकते हैं, प्रॉब्ली 2 to 3 इयर्स के बाद। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए मोइजुद्दीन। आप 3-4 फंड ही रखिए, ज्यादा एसआईपी की जरूरत नहीं है। एक चीज और पूछना चाहेंगे प्रबलीन, आपने एक्टिव पैसिव फंड्स के कॉम्बिनेशन की बात की है, मल्टी कैप की फंड्स की बात की है इस पूरे शो में हमारे सभी व्यूअर्स को। कुछ स्पेसिफिक नेम्स अगर आप सजेस्ट कर दें इन सभी कैटेगरीज में। जी दीपाली, आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट पैसिव इज कि फंड हाउस का उतना डिफरेंस नहीं होता है। आप कोई भी क्रेडिबल नेम लीजिए। लार्ज कैप्स में आप निफ्टी 50 इक्वल वेट स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, डीएसपी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स है इस कैटेगरी का। उसके बाद आईसीआईसीआई का आप मिड कैप 150 इंडेक्स फंड देख सकते हैं, जो आपको मिड कैप्स में एक्सपोजर देगा। मल्टी कैप्स के लिए कोटक का मल्टी कैप का ओवरलैप बहुत कम होता है इन दोनों फंड्स के साथ, सो बिकॉज उनका सारे बेंचमार्क हगिंग स्टॉक्स नहीं है। एंड उसके साथ मेरे ख्याल से टाटा का स्मॉल कैप। तो ये जो 4 फंड्स हैं दीपाली, ये एक तरीके का एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, कि आप इस स्ट्रक्चर के साथ अगर बढ़ेंगे देन आप कल को चल के दूसरी कैटेगरीज को जोड़ सकते हैं। बट आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए दीज 4 फंड्स या इस कैटेगरी के 4 फंड जो है वो गुड इनफ होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। ओके, चलिए, तो ये रहे प्रबलीन ने जो आपको फंड्स ने बताए हैं, वो उनकी टॉप 4 पिक्स में भी शामिल है। एक चीज़ और क्विकली प्रबलीन, जो आपने टॉप पिक्स आपकी हैं, एक बार उनको दोबारा मेंशन करते एक चीज़ और बताइए, क्या इनमें से कोई इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं या फिर एक कंप्लीट पैकेज की तरह पूरा पोर्टफोलियो ही
क्रिएट कर सकते हैं और चारों को ही एक साथ पिक करके कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली दीपाली, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि चारों को ही पिक किया जाए। जैसा कि जो मैंने 4 फंड्स दिए वो इस लिहाज से दिए थे कि हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर हो रहा है और उसको हम एक एक्टिव फंड से बांध दें, बिकॉज पैसिव फंड्स के कुछ हल्की सी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो मेरे ख्याल से एक्टिव फंड्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कॉम्बिनेशन जब लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव का, आई थिंक इट कैन वर्क रियली नाइस। बट इंडिविजुअली भी किसी के पोर्टफोलियो में मान लीजिए बाकी सारे फंड्स है, मिड कैप नहीं है, तो मिड कैप में एक पैसिव जोड़ सकते हैं, या फिर किसी के पोर्टफोलियो में सारे दूसरे फंड्स हैं बट एक एक्टिव फंड अगर नहीं है तो वो जैसे डीएसपी का या कोई दूसरा निफ्टी 50 इक्वल वेट ले सकते हैं या निफ्टी 50 का फंड ले सकते हैं। सो डेफिनेटली इंडिविजुअली ये फंड्स उठाए जा सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप फंड चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ